शिखा अपनी सारी सहेलियों के सामने सास का मजाक उड़ाते हुए कहती है, माँ जी कार तुम्हारे लिए बहुत छोटी चीज़ है। तुम तो हेलीकॉप्टर चलाना सीख लो। और सबके सामने खिलखिला के हंस पड़ती है। राधिका जी घर में सबके सामने कार सीखने की बात करती है तो शिखा चिढ़ती हुई कहती है, माँ जी माँ जी तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? इस उम्र में कार सीखोगी? घर में बैठकर भजन कर लो आप। बहू पास के शहर में बहुत बड़े संत आए हैं जिनकी भागवत कथा चल रही है। भागवत कथा चल रही है, क्या तुम अपनी कार से मुझे भागवत कथा सुनने के लिए ले चलोगी? माँ जी मेरे पास समय नहीं है, मैं नहीं ले जा पाऊंगी आपको। अच्छा बहू क्या कर रही हो? कोई ज़रूरी काम ना हो तो चल लो मुझे। वैसे तो मैंने तुम्हारे ससुर जी से कहा था, लेकिन उनको किसी काम से दूसरे शहर जाना पड़ा और बेटे को ऑफिस में फुर्सत नहीं मिलती है। उसे कैसे कहूँ, तुमने अभी पिछली साल ही कार चलाना सीखी है। घर में ससुर जी की कार भी रखी है। मुझे सत्संग तक छोड़ दो, वापसी में बेटे को बोल दूंगी वो मुझे ले जाएगा। माँ जी तुम्हें एक बार में समझ में नहीं आता है। मैंने कहा ना मुझे समय नहीं है। मुझे अपने हाथों और पैरों को मैनिक्योर पेडिक्योर करवाने जाना है। मेरे पास ये फालतू का सत्संग का समय नहीं होता है कि तुम्हें इधर उधर छोड़ती फिरूं। आराम से घर पे रहो, भगवान का भजन करो। राधिका जी का भजन में जाने का बहुत ज़्यादा मन था, इसलिए वो फिर से अपने बहू से आग्रह करती हुई कहती है, बहू अगर तेज धूप न होती तो मैं ना कहती, ऑटो करके चली जाती। लेकिन गर्मी इतनी ज़्यादा है कि ऑटो से जाने की हिम्मत नहीं हो पा रही है। इस बार राधिका जी की बहू शिखा अपनी सास की बातें सुने बिना ही अपने कमरे में चली गई। राधिका जी को बहुत अपनी बहू का ये बर्ताव बहुत बुरा लगता है। मैं अपनी बहू के किसी काम को मना नहीं करती हूँ। किसी भी समय कोई भी काम देती है हाथों पर कर देती हूँ मैं। लेकिन अगर बहू से अपने लिए कुछ काम करने के लिए बोलती हूँ तो बहू फटाक से मना कर देती है। राधिका जी सत्संग में जाने का प्लान कैंसिल कर देती हैं क्योंकि वह ऑटो से नहीं जाना चाहती। पिछली बार जब वह ऑटो से गई थी तो उनको लू लग गई थी। घर आकर बहुत तेज उल्टियाँ होने लगी और 4 दिन तक बीमार रही थी। जिस पर शिखा ने अपनी सास को बहुत भला बुरा कहा था कि पता नहीं क्यों बाहर चली जाती हो, कितनी बार मना किया है, घर पर रहा करो, अपनी तबीयत खराब करके आ जाती हो और हम सबको घर में परेशान करती हो। बुढ़ापे पर आराम से घर पर रहते नहीं बनता है आपको। यही सोचकर जाने का प्लान कैंसिल कर देती है राधिका जी। कहीं ऐसा ना हो इस बार भी उनकी तबीयत खराब हो जाए तो बहू और भी गुस्सा करेगी। दरअसल राधिका जी जयपुर शहर में रहती है। जयपुर में उनके पति फौज में एक बड़ी पोस्ट पर थे। राधिका जी के पति राजनाथ की फौज में ब्रिगेडियर के पद पर थे। वो 2 साल पहले रिटायर हो गए हैं। जयपुर शहर में उनकी एक बहुत बड़ी कोठी है। बेटा भी एक मल्टीनेशनल कंपनी में मैनेजर की पोस्ट पर है। घर में 2 कार हैं, एक उनके बेटी की है और एक दूसरी उनके पति की है। पैसों की कोई कमी नहीं है। पति को भी अच्छी खासी पेंशन मिलती है और बेटा भी खूब पैसे कमाता है। घर में एक काम वाली है और खाना बनाने वाला भी लगा हुआ है। बस कमी तो है तो आपसी तालमेल की। राधिका जी अपनी बहू को अभी तक समझ ही नहीं पाई हैं। हालांकि बहू को घर में आए हुए पूरे 2 साल हो गए हैं। वो बहू के साथ घुलने मिलने की एक तरफ कोशिश करती रहती है, लेकिन बहू ने कभी भी अपनी तरफ से अपनी सास के साथ घुलने मिलने की या उनके साथ ज़्यादा बातचीत करने की कोशिश ही नहीं की। हाँ, कभी काम पड़ता है या ज़रूरत पड़ती है तो अपनी सास के पास आती है और अपना काम कराकर वापस से घर में अजनबियों की तरह व्यवहार करने लगती है। राधिका जी का एक बेटा भुवन ही है। उनकी बड़ी ख्वाहिश थी कि एक बेटी भी हो, लेकिन नहीं हुई। फिर उन्होंने सोचा कि चलो बेटी नहीं हुई तो क्या हुआ, जब बेटे की शादी होगी तो बहू को ये बेटी बनाकर रखेंगे, उसे खूब लाड़ प्यार करेंगे, कभी कोई शिकायत का मौका नहीं देंगे उसको। लोग तो ऐसे ही कहते कि सास बहू की बंदी नहीं, लेकिन मैं अपनी बहू को इतना प्यार करूंगी कि उसे कभी ये महसूस ही नहीं होने दूंगी कि मैं उसकी सास हूँ। लेकिन दुनिया की एक रीत है जिससे शायद राधिका जी अनजान थी कि सास कितनी भी अच्छी हो लेकिन माँ की जगह नहीं ले सकती है। और बहू कितनी भी अच्छी हो वह बेटी की जगह नहीं ले सकती है। शाम को बेटा भी ऑफिस से आ गया और राधिका जी के पति भी अपने काम से वापस आ गए। आते ही उन्होंने पूछते हुए कहा, तुम्हारा सत्संग कैसा रहा? गई थी तुम उधर और क्या क्या सुना, जरा मुझे भी सुनाओ।
राधिका जी अपने पति की बात सुनकर कुछ नहीं कहती है। राधिका जी के कुछ ना कहने पर राजनाथ जी समझ जाते हैं कि वह सत्संग में नहीं जा पाई है। वो दोबारा से ये प्रश्न पूछकर घर के माहौल को खराब नहीं करना चाहते थे, इसलिए बात को बदल कर कहते हैं, अच्छा जल्दी से डाइनिंग टेबल पर खाना लेकर आओ। आज पूरे दिन काम में लगा रहा तो ठीक से खाना भी नहीं खा पाया, बहुत तेज भूख लग रही है। बात आई गई दूसरे दिन को अपने घर में किटी पार्टी रखनी थी, इसीलिए घर के कामों में उसे सास के सहयोगी की ज़रूरत पड़ती, इसलिए वो अपने काम के लिए राधिका जी के पास आती है। और वहाँ आने के बाद वो कहती है कि माँ जी आज आप कहीं मत जाना, क्योंकि उसे पता था कि आज उसकी सास ससुर जी के साथ सत्संग सुनने जा सकती है। तो जब उसकी सहेलियाँ आएंगी तो घर के काम धाम कौन संभालेगा? हालांकि खाना बनाने के लिए कुक है, लेकिन सर्व कौन करेगा? घर की और भी जिम्मेदारी होती है, उनको कौन संभालेगा? अगर मैं उन सारी जिम्मेदारी को संभालूंगी तो एंजॉय नहीं कर पाऊंगी। इसलिए अपनी सास को वो सत्संग में जाने से मना करती हुई कहती है, माँ जी आज आप घर पे ही रुकना, मैंने घर पर किटी पार्टी रखी है, मेरी सारी सहेलियाँ आ रही हैं, मुझे आपकी ज़रूरत होगी। पूरे घर को ठीक से व्यवस्थित कर देना, साफ़ सुथरा कर देना और खाने पीने की व्यवस्था देख लेना। पिछली रात से ही बहू के व्यवहार से दुखी राधिका जी अपने बहू से कहती है, बहू मेरे पास समय नहीं है, मैं कल सत्संग में नहीं जा पाई थी, लेकिन आज जाने का सोच रही हूँ। तुम्हारी सहेलियाँ आ रही है तो तुम खुद ही संभाल लेना उनको। अपनी सासू माँ की ये बात सुनकर शिखा कुछ देर के लिए उन्हें देखती रह गई, लेकिन उसे पता था अगर उसकी सास चली गई तो वह अकेले घर के काम धाम नहीं संभाल पाएगी। अगर काम संभालेगी तो अपनी सहेलियों के साथ एंजॉय नहीं कर पाएगी। शिखा मन में ही सोचती है, आज मुझे तुमसे काम है, इसलिए दोबारा से कह रही हूँ, वरना मैं तुम्हें किसी चीज़ के लिए पूछूं भी ना। जहाँ जाना है चली जाओ मेरी बला से। राधिका जी कहती है, वो कुछ कह रही हो क्या? शिखा थोड़ी सी सबकवाती हुई कहती है, नहीं माँ जी, कुछ नहीं कह रही हूँ मैं। माँ जी आप रुक जाती तो अच्छा रहता। वैसे भी नीता कह रही थी कि आंटी जी से बहुत दिनों से मिली नहीं हूँ, मैं आपसे मिलने की बात कर रही थी। दरअसल नीता राधिका जी की सहेली की बेटी है, जो कि उनकी बहू की सहेली है। राधिका जी को अब समझ में आ जाता है कि बहू को उनकी ज़रूरत है, इसीलिए रोक रही है। बार बार मुझे वही कर रही हो। वह कहती है, ठीक है बहू, मैं रुक जाऊंगी और तुम्हारी सहायता भी कर दूंगी, लेकिन बहू इतना ध्यान रख लेना कि जब मुझे तेरी ज़रूरत पड़ेगी तो मेरे भी काम आ जाया करो। इतना कहकर राधिका जी रसोई में जाकर खाना बनाने वाले को तरह तरह की चीज़ें बनाने के लिए बता देती हैं। हर चीज़ घर की व्यवस्थित कर देती है। पूरी किटी पार्टी का अरेंजमेंट शिखा ने छत पर किया था, जहाँ पर एक बड़ा सा हॉल बना है। उसमें अपनी सारी सहेलियों को बुलाया और खाने पीने का सारा अरेंजमेंट किया। हाल में बहुत ही तेज आवाज़ में गाने चल रहे हैं। शिखा अपनी सास से सभी खाने का सामान ऊपर पहुंचाने के लिए कहकर तैयार होकर ऊपर ही चली गई और अपनी सहेलियों के साथ बातें करने लगी। इधर उधर की बातें करने लगी। राधिका जी रसोई में बार बार सामान ऊपर पहुंचाती, कभी किसी को पानी चाहिए तो कभी किसी को सॉस चाहिए। रसोई में काम करने वाला रामू कहता है, माँ जी बार बार ऊपर नीचे होने से आपकी सांस चढ़ गई है, एक काम करिए, ऊपर जाकर आराम से बैठिए, मैं सारा सामान ऊपर ही पहुँचा दूंगा, फिर आप देख लेना कौन सा सामान किस तरह से देना है। राधिका जी ऊपर कमरे में गई। पीछे से रामू वो सारा सामान लेकर पहुंचता है। सभी को खाना सर्व करने के बाद राधिका जी पास में पड़े हुए सोफे पर बैठ गई तो नीता कहती है, अरे आंटी जी कल आप सत्संग में नहीं आई, मम्मी बता रही थी आप सत्संग में आने वाली हो। वो आपसे मिलने के लिए कितनी उत्साहित थी, कितने दिनों बाद आप दोनों मिलने वाली थी, फिर आप क्यों गई नहीं? नीता जाने का मन तो बहुत था, लेकिन शिखा के पास समय नहीं था। मैंने उसे कहा था कि कार से मुझे छोड़ दे, लेकिन उसे कोई दूसरा काम आ गया, इसीलिए मैं नहीं आ पाई। और घर पर अंकल जी भी नहीं थे, नहीं तो मैं उनके साथ आ जाती। नीता हंसते हुए कहती है, अरे आंटी जी घर में 2 गाड़ियाँ रखी हैं, अंकल जी की गाड़ी तो वैसे ही
वैसे भी फ्री ही रहती है। आप गाड़ी चलाना क्यों नहीं सीख लेती है? फिर कभी किसी से कहीं जाने आने के लिए पूछने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। नीता की ये बात सुनकर सभी लोग खिलखिलाकर हंस पड़ते हैं। अपनी सहेली नीता की बात सुनकर शिखा कटाक्ष करती हुई कहती है, हाँ हाँ मम्मी जी, कार तो बहुत छोटी सी चीज़ है, आप हेलीकॉप्टर चलाना सीख लो। और बहुत तेज हंस पड़ती है। राधिका जी को बहू का सबके सामने उसके इस तरह से मजाक उड़ाना बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है। बहू की बात सुनकर उनके चेहरे का रंग उड़ गया। नीता को छोड़कर सारी सहेलियां भी शिखा की बात सुनकर फिर से खिलखिलाकर हंस पड़ती हैं। राधिका जी बहू की पार्टी छोड़कर नीचे अपने कमरे में बैठी थी। शिखा ने एक बार भी अपनी सासू माँ से माफ़ी मांगने की कोशिश तक नहीं की कि उसने अपनी सारी सहेलियों के सामने सास का मजाक उड़ाया था, बल्कि उसे तो लग रहा था उसका काम निकल गया। अब उसकी सास बातें करे ना करे क्या फ़र्क पड़ता है। दूसरे दिन सभी लोग डाइनिंग टेबल पर बैठकर नाश्ता कर रहे थे। डाइनिंग टेबल पर बैठी हुई राधिका जी बहुत ही सरलता से कहती है, मुझे आप लोगों से कुछ कहना है। सामने कुर्सी पर उनके पति राजनाथ जी बैठे हैं। पास में ही उनका बेटा भुवन और बहू भी बैठी है। सभी लोग राधिका जी को अचंभित होते हुए देखते हैं और कहते हैं, ऐसी क्या बात हो गई जो तुम्हें आज अपनी बात कहने के लिए हम सबसे पूछना पड़ रहा है। राधिका जी कहती हैं कि उन्हें कार चलाना सीखना है। अपनी सास के मुंह से कार सीखने की बात सुनकर शिखा खिलखिलाकर फिर से हंस पड़ती है और कहती है, माँ जी, लगता है कल की बात को आपने सीरियसली ले लिया है। अरे मेरी सारी सहेलियाँ मजाक कर रही थी आपसे। तुम्हारी उम्र नहीं है कार सीखने की, कुछ तो अपनी उम्र का लिहाज करो। इस उम्र में बैठकर भजन कीर्तन किया करते हैं तो वही करो आप। कार सीखने की ज़रूरत ही नहीं आपको। बहू की बात सुनकर राजनाथ जी कहते हैं, बहू इसमें इतने हंसने की क्या बात है, कुछ भी सीखने की कोई उम्र नहीं होती है। अगर तुम्हारी सास माँ कार चलाना सीखना चाहती है तो इसमें गलत क्या है। भुवन कहता है, पापा आप भी कैसी बातें कर रहे हैं। मम्मी इस उम्र में कार चलाना सीखेंगी, 4 लोग क्या कहेंगे, और घर में हम तीनों हैं ना कार चलाने के लिए। अगर उन्हें ज़रूरत पड़ती है तो हम ले जाते हैं। नहीं बेटा, जब मुझे ज़रूरत पड़ती है तो मुझे तुम सबके सामने गिड़गिड़ाना पड़ता है, तब भी कोई मुझे नहीं ले जाता। इसलिए अब मुझे कार चलाना सीखनी है। बहू बेटे दोनों को ही माँ की बात पसंद नहीं आती है। खासकर जब राजनाथ जी अपनी पत्नी को सपोर्ट करते हैं तब तो शिखा के चेहरे का रंग ही उड़ जाता है। नाश्ता करने के बाद राजनाथ जी कार सिखाने वाले को फ़ोन करते हैं और कहते हैं कि कल से तुम मेरी पत्नी को कार सिखाने के लिए आ जाना। कार सीखने की बात सुनकर राधिका जी के चेहरे पर एक खुशी की लहर दौड़ती जाती है। वो बहुत खुश हो जाती हैं। दूसरे दिन जब कार सीखने वाला आता है तो शिखा कहती है, माँ जी एक बार और सोच लो, क्या इस उम्र में तुम कार सीख भी पाओगी, या फिर बस मेरी शर्रत के चक्कर में कार सीख रही हो। ऐसा ना हो कि बुढ़ापे पर अपनी हड्डियाँ तुड़वा कर बैठ जाओ और संग हंसाई कर लो। और वैसे भी तुम्हें इस उम्र में कार सीख कर करना ही क्या है। कार चलाकर कौन सा तुम बड़ा कुल्लू मनाली घूमने जा रही हो। तुम्हारी कार कभी काम नहीं आने वाली है। कहीं भी आना जाना होता है तो हमारे साथ ही जाती हो। घर में कार सीख कर बैठने का कोई मतलब नहीं है। फालतू में पैसे बर्बाद कर रही हो। बहू, कोई भी अच्छी चीज़ जब हम सीखते हैं तो वह बर्बाद नहीं जाती है, एक ना एक दिन काम जरूर आती है। और देख लेना, जब मैं कार सीख जाऊंगी तो हो सकता है कि मैं तुम्हारे ही किसी काम आ जाऊं, और फिर कुछ सीखने से भी मुझे भी खुशी मिलती है। शिखा मुंह बनाती हुई कहती है, तुम मेरे क्या काम आओगी, क्योंकि कार चलाने तो मुझे खुद आती है। जब मैं कहीं जाऊंगी तो खुद कार चलाऊंगी, तुमसे थोड़ी ना चलवाऊंगी। लेकिन राधिका जी अपनी बहू की किसी भी बात को नहीं सुनती है। उन्होंने ठान लिया है कि वह कार चलाना सीखेगी तो सीख कर ही रहेगी। कुछ ही दिनों में वह कार चलाना सीख जाती है। हालांकि शुरू में उन्हें सीखने में बड़ी दिक्कत होती है, लेकिन सिखाने वाला भी बहुत अच्छा था। उसने पूरे 1 महीने में राधिका जी को कार चलाना सिखा दिया। अब वो सुबह शाम अपने पति के साथ कार चलाने की प्रैक्टिस करने जाती थी। एक दिन शिखा घर में सबको खुशखबरी सुनाती है कि वह माँ बनने वाली है। शिखा की माँ बनने की बात सुनकर राजनाथ जी और राधिका जी और भुवन बहुत खुश हो जाते हैं। अभी तक हम घर में सिर्फ 4 सदस्य थे,
अब हमारे घर में एक नया सदस्य जुड़ने वाला है। राधिका जी और राजनाथ जी की खुशी का ठिकाना नहीं है। सभी घर में नन्हे मेहमान के आने का इंतज़ार करने लगे। धीरे धीरे समय कैसे पंख लगाकर निकल गया पता भी नहीं चला। शिखा की प्रेगनेंसी के आखिरी महीना चल रहा था। राधिका जी अपनी बहू से कहती है, बेटा तुम्हें कुछ भी खाने का मन करे तो मैं तुम्हें बनाकर खिलाऊंगी, क्योंकि ऐसे समय पर अलग अलग खाने का मन करता है। पूरे 9 महीने तक राधिका जी ने अपने बहू का बहुत अच्छी तरह से ख्याल रखा। एक दिन वह बंद कहता है, माँ मुझे ऑफिस के लिए काम से उदयपुर जाना पड़ेगा, पापा भी मेरे साथ जा रहे हैं। दरअसल मैं अपनी कार से जाऊंगा। इधर पापा के एक मित्र रहते हैं, उन्होंने पापा से आने के लिए बहुत आग्रह किया है। 2 दिन की बात है, उसके बाद हम दोनों आ जाएंगे। तब तक आप दोनों अच्छी तरह से रहना। कोई भी तकलीफ हो तो हमें फ़ोन करना, हम वापस आ जाएंगे। बेटा तुम इधर की चिंता मत करो। वैसे भी अभी बहू का 9वां महीना शुरू हो गया है और डॉक्टर ने पूरे 20 दिन बाकी है तारीख आने की। तुम दोनों आराम से जाओ। और फिर कौन सा ज़्यादा दिन के लिए जा रहे हो? 2 दिन की तो बात है। शिखा भी कहती है, हाँ 2 दिन की बात ही है, आप लोग चले जाओ, अभी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। भुवन और राजनाथ जी कार से उदयपुर के लिए निकल गए। रात में शिखा और राधिका जी खाना खाकर अपने अपने कमरे में सोने के लिए चली गई। अचानक रात में शिखा की चिल्लाने की आवाज़ आती है। राधिका जी घबराती हुई अपने बहू के कमरे में गई तो देखा बहू बेड के नीचे बैठी हुई है। उसके चारों तरफ पानी फैला है। पसीने से पूरी तरह से वो लपतप हो गई है। बहू की ऐसी हालत देखकर राधिका जी घबरा जाती है। बहू क्या हुआ? मेरा वाटर बैग फट गया है। बहुत तेज पेट में दर्द हो रहा है। घर में कोई है भी नहीं, जल्दी से हॉस्पिटल लेकर चलो। राधिका जी अपनी बहू को हिम्मत देती है और कहती है, बहू तुम चिंता मत करो, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। अपनी बहू को सहारा देकर उठाती है वो। उसके चेहरे का पसीना अपनी साड़ी से पोंछती है। बहू को लाकर कार में बिठाया और कार की चाबी खुद कार चलाकर वो बहू को अस्पताल लेकर गई। अस्पताल में शिखा को एडमिट कराया। सारे चेकअप करने के बाद डॉक्टर कहती है, अच्छा हुआ कि आप इनको समय से लेकर आ गए। शिखा को लिवर पुल शुरू हो गया है। जल्दी से जल्दी ऑपरेशन करके बच्चे को निकालना पड़ेगा, क्योंकि वाटर वह भी फट गया है। राधिका जी डॉक्टर से हाथ जोड़कर बोलती है, जो भी करना है जल्दी करो। मेरी बहू को और बच्चे को बचा लो, उसको कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। पास में पलंग पर शिखा लेटी है। उसने भी अपनी सासू माँ की ऐसी बातें सुनी। डॉक्टर ऑपरेशन की तैयारी करने लगते हैं। इधर दूसरी तरफ राधिका जी अपने बेटे और पति को फ़ोन करती हैं और रात को शिखा के बारे में जो कुछ हुआ सब कुछ बताती है। भुवन कहता है, माँ आप चिंता मत करो, मैं सुबह होने के तक जयपुर पहुँच जाऊँगा। तब तक आप शिखा का ख्याल रखो। जब तक भुवन राजनाथ जी जयपुर वापस आते हैं तब तक शिखा का ऑपरेशन हो जाता है और प्यारी सी बेटी हो जाती है। राधिका जी अपनी बहू के पास जाती है और शिखा के सर पर प्यार से हाथ घुमाती हुई रहती है। अब सब कुछ ठीक है, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करना, आराम से रहो। और देखो मेरी पोती कितनी प्यारी है, बिल्कुल अपनी माँ पर गई है। अपनी सास की बात सुनकर आज शिखा की आंखों में आंसू आ गए और आंखों में दोनों तड़प गए। थोड़ी देर में डॉक्टर आती है और कहती है कि आप बहुत किस्मत वाली हो जो आपको राधिका जैसी सास मिली है। पता है पूरी रात वो सोई नहीं है, आपकी चिंता में बैठी रही है। मैं कितनी बार कहा कि आप चाहो तो थोड़ी देर के लिए लेट सकती हो लेकिन तुम्हारी सास 1 मिनट के लिए भी नहीं लेटी। शिखा अपनी सासू माँ का हाथ पकड़ लेती है और कहती है, माँ जी मैंने आपको समझने में बहुत देर कर दी। सच में आप मुझे बहुत प्यार करती हैं। ये बात मुझे अब समझ में आ गई है। मैंने कितनी बार आपका अपमान किया, बार बार अपमान करती रही, लेकिन बार बार आप मुझे माफ़ करती रही। और आज जब मुझे ज़रूरत थी तो आपने मुझे इतना प्यार दिया कि आज खुद में ही शर्म आ रही है। कैसे आपसे माफ़ी मांग लूँ? मैंने आपको कार सीखने से मना किया था, आपका मजाक बना के रख दिया था। अगर आप कार चलाना नहीं जानती होती तो पता नहीं मेरा क्या होता।
अपने कार चलाने सीखी थी तो कम से कम मुझे समय से हॉस्पिटल लेकर आ गई, मुझे और मेरी बच्ची को बचा लिया। इतना कहकर शिखा तो फूट फूट कर रोने लगी। एक छोटी बच्ची की तरह रोने लगी वो। बेटा इस तरह से नहीं रोते। और फिर रो क्यों रही हो? आज तो हमारे लिए खुशी का दिन है। हमारे घर में लक्ष्मी जी आई है और तुम आंसू बहा रही हो। और मुझे एक नहीं दो दो बेटियां मिली है। वैसे तो मैं तुम्हें अपनी बेटी ही माना है, तुझे तो मैंने अपनी बेटी ही माना है, लेकिन तुमने मुझे कभी माँ नहीं माना। लेकिन आज लगता है कि तुम सच में मेरी बेटी बन गई हो। दरवाजे पर खड़े हुए राजनाथ जी और भुवन दोनों की बातें सुन लेते हैं। अपनी बहू से कहते हैं, बहू मैं तो तुमसे पहले से ही कहा था, कोई भी अच्छी चीज़ सीखने के बाद कभी न कभी हमारे काम जरूर आती है। और अगर किसी व्यक्ति के अंदर कोई कुशल है, चाहे वो किसी तरह का भी हो, कभी बेकार नहीं जाता है। अपने ससुर जी की बात सुनकर शिखा शर्मिंदा हो जाती है। उसके बाद राजनाथ जी अपनी पोती को गोद में लेकर उसे बहुत प्यार करते हैं, लाड़ प्यार करते हैं। शिखा को भी अपनी गलती का एहसास हो गया और उसने अपनी माँ जी और ससुर जी की माफ़ी मांग ली। तो दोस्तों आपको आज की ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए।